नमस्कार मित्रों, 28 मार्च 2022 की आपकी पसंदीदा करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की। और मेरी उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं भी चल रही है तो भी आप उसे अच्छी करने की कोशिश करिए। लगातार प्रयास करोगे तो आपको खुद ब खुद यकीन होगा एक दिन की तैयारी करने का आनंद क्या होता है। तो अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। मारवाड़ी में हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी जब तक खुद नहीं मरता है तब तक उसको स्वर्ग का पता नहीं चलता है। तो आपको अगर स्वर्ग देखना है तो खुद की बलि देनी ही होगी, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना ही होगा, अपने जो मौज मस्ती का समय उसमें कटौती करनी ही होगी और लगातार पढ़ाई करते रहिए। उससे बड़ा जीवन में कोई आनंद नहीं है। जीवन में पैसे के पीछे भागकर आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप ताकत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करिए, पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो माँ सरस्वती की इसी प्रार्थना के साथ कि आप सबको सद्बुद्धि दे और लगातार सद्मार्ग की ओर अग्रसर करें, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज 28 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स का डोज जो आपके सामने है वो क्या है जरा देखिएगा। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को आंधियों का डर नहीं होता है। तो हौसला रखिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का छलावा मत करिए मेरे दोस्तों। और कड़ी मेहनत आप करोगे तो उसका दुनिया भर में कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है आपका कोई साथी जो है वो शॉर्टकट रास्ता अपना कर जो है वो सफलता हासिल कर ले, लेकिन वो सफलता उसके लिए किसी भी काम की नहीं है। आप उसका अंतर खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। आपके सामने आज का पहला सवाल आ चुका है और इस पहले सवाल का जवाब मुझे बताइए ज़रा क्या होगा। भारत ने मार्च 2022 में पहली बार जो है वो माल निर्यात का कितने अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लिया है, ये ज़रा बताइए। तो भारत ने अब तक का रिकॉर्ड निर्यात जो है वो दर्ज किया है, आपको ये पता होना चाहिए। भारत से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ वस्तुएं हैं, जिसके साथ लोहे की कुछ वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान है, मोटर वाहन है या बहुत सारी वस्तुएं, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें भारत से निर्यात होती है। और भारत ने मार्च 2022 में अपना 400 मिलियन डॉलर का यानी अरब डॉलर का जो बिलियन डॉलर है, 400 बिलियन डॉलर कहिए या फिर आप लोग 400 अरब डॉलर कहिए, ये 400 अरब डॉलर का जो है वो अपना निर्यात जो है वो लक्ष्य पूरा कर लिया है भारत ने। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मार्च 2022 तक पहली बार भारत ने अपने निर्यात को रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है और कितना मिलियन या कितना अरब डॉलर जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। तो 400 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर का लक्ष्य जो है वो भारत ने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो चलिए अगली बात की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब जो राइट आंसर है वो मैं आपको टिक कर देता हूं, वो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। ज़्यादा विस्तार में गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, आपको पीएचडी नहीं करनी है इन सभी विषयों पर, और ये दिन ब दिन बदलते जाते हैं, इसलिए आप सिर्फ इन चीज़ों को सुनिए और एग्जाम हॉल तक कैरी करने की कोशिश करिए चीज़ों को। ज़्यादा रटने से ये चीज़ें याद नहीं रहेगी, बस सुनते रहिए क्योंकि दिन ब दिन ये सब करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री का जो चर्चित व प्रसिद्ध एक कार्यक्रम है जिसका नाम आपने सुना होगा, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम है। इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन अब कब किया जाना है, यानी पिछले कुछ दिनों से इस कार्यक्रम पर खूब चर्चाएं हो रही है और देश भर के बच्चों से इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के आपको बताना है कि परीक्षा पर चर्चा ये कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा अब कब आयोजित करने का फैसला कर लिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि अभी आपको पता होगा बिना परमिशन के चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए और वो भारत आकर पहले उन्होंने किसी भी प्रकार की इस प्रकार की परमिशन नहीं ली और भारत आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से यानी पीएमओ ऑफिस से इनकार कर दिया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो उन विदेश मंत्री से भी मिलने से भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, मना कर दिया। इस प्रकार का इनका जो व्यस्त कार्यक्रम है उसी को देखते हुए और अपने कार्य के प्रति संकल्पित रहने, देखिए राजनीतिक चर्चाएं मेरे दोस्तों अलग है, लेकिन कार्य के प्रति आदमी का संकल्प होना बहुत जरूरी है और संकल्प की बदौलत ही
एक व्यक्ति जो आरएसएस के संघ में एक प्रचारक के तौर पर काम करता था, आज वो देश का नहीं दुनिया का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। तो ऐसे ही नहीं बना जाता मेरे दोस्तों, इसके लिए जो बहुत कड़ी मेहनत और संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है, ऐसा कह सकते हैं। हमें राजनीतिक विचारों में नहीं जाना, ना वो हमारे किसी काम के हैं, हमें सिर्फ अपने काम की बातें करनी है। तो यहाँ ध्यान रखना, 1 अप्रैल को 2022 को क्या किया जाना है मित्रों, 1 अप्रैल 2022 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी अप्रैल फूल इस दिन मोदी जी करने वाले हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी इसको आयोजित करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा क्या है देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बहुत चर्चित योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो गरीबों को कोविड-19 के दौरान जो है मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब तक विस्तार को मंजूरी दी है, यानी कब तक इसको विस्तृत कर दिया है, यानी मार्च 2022 में इसका जो है वो सीमा समाप्त होने वाली थी। मार्च 2022 में यह है कोविड-19 के दौरान जो घरों की ओर लौटे बेरोजगार लोग थे उनको, या फिर जिनकी आय ज़्यादा नहीं थी, उनको मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और अब सरकार ने फैसला कर दिया कि इसमें हम विस्तार करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में गरीब कल्याण योजना जो है उसको लागू करेंगे। उसके बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी क्या कर दिया है, फैसला कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, राज्यों में भी यह योजना अगर चल रही है तो यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है। क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रायोजित योजना है। इसमें राज्य का एक भी पैसा नहीं लगता, 100% ये केंद्र प्रायोजित है। केंद्र सरकार ही इसमें पैसा देती है, और अगर अनाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो वो भी कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। तो अब इसे सितंबर 2022 तक के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। यानी मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो ये 6 महीने हैं, इन 6 महीनों का विस्तार इस योजना को दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका फैसला कर लिया है, और इसके तहत जो है वो गरीब लोगों को क्या कर दिया जाता है, मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो उससे पहले जरा देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार PMGKAY को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है, और इसके लिए 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है। 80 करोड़ से अधिक नागरिक जो हैं उसको लाभ मिलेगा। अरे भाई, कितने देशों की तो जनसंख्या नहीं होगी, उतने लोगों को फ्री में मुफ्त देना छोटी बात नहीं है मेरे दोस्तों। सितंबर 2022 तक इस योजना को विस्तार अब क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसे शॉर्ट में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। का वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आया था उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं मेरे मित्रों, ये UNEP द्वारा जारी किया गया ध्वनि प्रदूषण को लेकर, यानी सर्वाधिक शोर वाले जो शहर हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहां पर है, यानी शोरगुल वाला जो क्षेत्र है वो कहां पर है, वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर वाले अगर स्थानों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शोर वाला स्थान है ढाका, बांग्लादेश का, दुनिया में अपना प्रथम स्थान ये रखता है। उसके बाद दूसरा स्थान है भारत के मुरादाबाद का, सेकंड नंबर किसका है, भारत का जो मुरादाबाद शहर है उसका सेकंड नंबर है। इसके बाद मेरे दोस्तों तीसरा नंबर जो है वो इस्लामाबाद का है। ये इस्लामाबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, और इसमें दिल्ली शहर भी शामिल है, भारत का कोलकाता भी शामिल है, राजस्थान का जयपुर भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। लेकिन आपको ये 3 तो प्रमुखता से याद रखना है। पहला ढाका, बांग्लादेश की राजधानी जो है, अभी अपना स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया है। दूसरा स्थान भारत के मुरादाबाद शहर का है। अगर वो भारत से पूछेगा तो आपको सेकंड नंबर वाला भारत का बहुत अच्छे से याद रखना है कि अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, अगर ये बताना तो आपको बताना है कि ढाका है। लेकिन भारत का सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, तो मुरादाबाद है, और इसमें पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो है वो तीसरे नंबर पर है, भारत का दिल्ली शहर भी इसमें शामिल है। यानी टोटल 61 शहरों को लेकर इन्होंने इस प्रकार का जो है वो डाटा जारी किया है। उसमें भारत के भी 4 स्थान क्या है, शामिल है। भारत के कितने स्थान शामिल हैं इसमें, भारत के 4 स्थानों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया। चलिए आगे
बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे सामने यहाँ डिटेल क्या है इसकी। ये देखिएगा, आपके सामने पूरी डिटेल में रख देता हूँ। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर है मुरादाबाद। देश के अन्य 4 शहर भी इसमें शामिल हैं, जयपुर भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शोर वाले शहरों में दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है वो पहले स्थान पर है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में मुरादाबाद 144 डेसिबल जो है वो यानी कि कान के पर्दे के फटने की आशंका वाली ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। 114 डेसिबल बहुत ध्वनि होती है मेरे दोस्तों। दुनिया भर के कुल 61 शहरों की सूची में भारत के अन्य 4 शहर कौन कौन से? कोलकाता जो है उसकी 89 डीबी है, डेसिबल है। आसनोल एक शहर है जहां पर 89 डीबी है। इसके बाद जयपुर की 84 डीबी है। दिल्ली में 83 डीबी शामिल है, यानी जयपुर में ज़्यादा है बजाय दिल्ली के। 55 डीबी से अधिक का शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। यातायात और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 70 डीबी की सीमा तय की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे शांत शहरों में इरब्रिड 60 डीबी का और लियोन 69 डीबी का और मैड्रिड सेट 69 का, स्टॉकहोम 70 डीबी को शामिल किया गया। यानी यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हालांकि कम है, लेकिन भारत का कौन सा शहर शामिल है इसमें तो आपको ध्यान रखना है। दिल्ली है, कलकत्ता है, आसनसोल है और राजस्थान का इसमें जयपुर शहर शामिल है। तो राजस्थान का अलग से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का मैं बहुत ही अच्छी क्लास आपके सामने रखने वाला हूँ, उसमें ये शामिल कर लिया जाएगा तो दोबारा आपके सामने आ जाएगा। चलिए मित्रों, अगले सवाल की ओर देखते हैं। यहाँ पर है स्विस ओपन बैडमिंटन बैडमिंटन में चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। स्विस बैडमिंटन जो है उस स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में हुआ, उसमें चैंपियन बनने वाली भारतीय खिलाड़ी का आपको क्या करना है? नाम बताना है कि कौन सी भारतीय खिलाड़ी है जो चैंपियन बनी है इसमें। तो दूसरी भारतीय खिलाड़ी है ऐसी, तो इसमें ध्यान रखना साइना नेहवाल जो है वो तो इसमें फर्स्ट खिलाड़ी थी जो 2011 और 12 में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीत चुकी है। इसके अलावा सेकंड जो है वो कौन है? सेकंड है पीवी सिंधु। अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने इस कीर्तिमान को स्थापित किया है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीता है। हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है। मिस यूनिवर्स जो है, इस मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु ने इस खिताब को जीता है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने जीता। पीवी सिंधु ने कौन सा जीता? तो सेकंड बार स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है, यानी दूसरी महिला है जिसने खिताब जीता है, भारतीय दूसरी महिला या दूसरी खिलाड़ी है। लेकिन इससे पहले 2011 और 12 में किसने जीता? तो है साइना नेहवाल ने। और पीवी सिंधु का संबंध जो है वो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कहाँ से? हैदराबाद से। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो तेलंगाना की है राजधानी है। जून 2014 का वर्ष आपको याद होगा। और अमरावती जो है वो कहाँ की है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिए। 94 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड अभी हाल ही में किस फिल्म को प्रदान किया गया है? द कश्मीर फाइल्स जो है वो अग्निहोत्री जो है, यहाँ पर अग्निहोत्री द्वारा इसे क्या किया गया? डायरेक्ट किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने इसे क्या किया? डायरेक्ट किया। इस डायरेक्टर का नाम पक्का याद रखिएगा मेरे मित्रों। ड्राइव माई कार, द पावर ऑफ द डॉग, इनमें से कौन सी? या ड्विन? इसका सही जवाब है ड्राइव माई कार जो है ये फिल्म जो है वो ऑस्कर के लिए 94 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया है। यह बात आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर इस फिल्म को दिया गया। और कश्मीर फाइल्स जो है वो किस मुद्दे पर आधारित है? तो जम्मू कश्मीर में क्या है? कश्मीरी पंडितों पर हुए किसी समय में जो अत्याचार हैं उन अत्याचारों पर कश्मीरी पंडितों पर बनी एक क्या है? कश्मीरी पंडितों पर बनी एक फिल्म है। इस फिल्म में काम करने वाले जो अनुपम खेर हैं, कौन है भैया? अनुपम खेर। वो खुद अनुपम खेर एक कश्मीरी पंडित हैं और उस समय की भयावह स्थिति को देखकर वो खुद जम्मू कश्मीर में रहते थे और जम्मू कश्मीर छोड़कर वो दिल्ली और मुंबई की ओर रुख कर चुके। तो ये खुद जो हैं इन्होंने अपने जीवन को इस फिल्म में उतारने की कोशिश की है और वाकई में बहुत ही खतरनाक कहानी है। और उसके बाद भी इसके राइटर ये कहते हैं कि हमने जो दिखाया है वो इस फिल्म में क्या है? सिर्फ मात्र 5% ही हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। हकीकत इससे भी खतरनाक है जिसको देखा और सुना नहीं जा सकता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन पूरे करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन पूरे करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। सचिन तेंदुलकर हैं या कुमार संगकारा हैं, स्टीव स्मिथ हैं या रोहित शर्मा है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो हैं, कहाँ के है भैया? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके स्टीव स्मिथ जो है, इन्होंने इस कीर्तिमान को अभी स्थापित किया है और ये ऐसा करने वाले जो हैं वो खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बहुत सारी बातें मैंने पहले से भी बता रखी है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, प्लस मरे और डार्लिंग नदियाँ यहाँ पर बहती है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ल गुडली और कार्ल गुर्डी जो है, इस प्रकार की सोने की खाने भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। कुमार संगकारा इस श्रृंखला में जो है वो दूसरे नंबर पर है मेरे मित्रों। पहले नंबर पर थे, लेकिन अब इनका दूसरा नंबर इस लिस्ट में हो गया है। और तीसरे नंबर के खिलाड़ी जो हैं वो अब कौन बन चुके हैं? तो तीसरे खिलाड़ी जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। यानी सचिन तेंदुलकर का कोई सानी दुनिया का क्रिकेटर बन नहीं पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं उनकी वजह से सचिन तेंदुलकर का सबसे तेज 8,000 रन पूरे करने के रिकॉर्ड में तीसरा स्थान हो चुका है। पहला किसका था? पहले संगकारा का था, लेकिन अब इसमें स्टीव स्मिथ पहले नंबर पर हो गए, कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हो गए और सचिन तेंदुलकर इसमें तीसरे नंबर पर हो गए हैं। और हिटमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो हिटमैन जो है इसके नाम से जाना जाता है रोहित शर्मा को। हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। और हिटमैन जो है ये अब भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी करने वाले हैं। और एशिया कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होगा। जिस टीम के कैप्टन कौन है? तो हिटमैन रोहित शर्मा ही उस टीम के कैप्टन है। और इस एशिया कप का आयोजन कहाँ पर होगा ये पक्का याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। फीफा विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। ये कतर नाम बहुत याद रखना है, कतर देना है किसी को भी, पेपर को नहीं करना पर। किसको स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर में होगा। जिसको स्पॉन्सर करने वाले पहले भारतीय कंपनी का नाम आपको बताना है। टाटा ग्रुप होगा? जी नहीं, टाटा ग्रुप तो नहीं होगा। इसके अलावा टाटा ग्रुप जो है वो आईपीएल का नाम आपने सुना होगा। इस आईपीएल जो है, इस आईपीएल की स्पॉन्सरशिप जो है वो किसके पास है? टाटा ग्रुप के पास है। प्लस इसके साथ साथ इंडियन एयरलाइंस जो है, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस इस इंडियन एयरलाइंस का भी काम किसने कर लिया है? अपने अधिग्रहण में ले लिया है, तो टाटा ग्रुप ने ले लिया है। अनअकैडमी नहीं है, एजुकेशन ग्रुप है। बायजू एक एजुकेशन ग्रुप है, ईडीयू ग्रुप है। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी ग्रुप भी इसे कह सकते हैं हम लोग, बायजू ग्रुप को। इस बायजू ग्रुप ने क्या कर लिया है? फीफा को ही, देखिए भैया, कई स्टार्टअप के काम करने वाले जो लोग हैं वो छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि बड़े बड़े लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही बायजू ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ऐसा काम किया है। तो यहाँ पर बायजू ग्रुप जो है वो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रिलायंस ग्रुप के बारे में तो सब जानते हैं। रिलायंस ग्रुप ने तो वर्तमान में जियो जैसी कंपनियों की स्थापना करके जो है वो लोगों की जेब जो है उसको खाली कराने का काम जो है किया है। लेकिन देश का अगर आम आदमी यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि इस देश के विकास में उसका पैसा लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बायजू इसका सही जवाब है। अर्थव्यवस्था को जिसको जानकारी होगी उसके हिसाब से ये काम सही है, और जिसको अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, जिसने किसी पार्टी का झंडा उठा रखा है, वो व्यक्ति इस नज़रिए से, इस चश्मा के नज़रिए से नहीं देख सकता, उसके लिए ये खराब है। बाकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सब ठीक है। तो बायजू इसका सही जवाब होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? 26 मार्च को चिपको आंदोलन जो है, ठीक है, चिपको आंदोलन, इसकी वर्षगांठ मनाई गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में इसकी शुरुआत कब हुई? जिस समय ये चमोली जिले में ये आंदोलन हुआ उस समय ये उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। किसका? उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। उस समय उत्तराखंड नाम का कोई स्टेट नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था ये चमोली जिला, और आजकल कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के बारे में तो सब लोग जानते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है भैया? देहरादून है, देहरादून है, ठीक है। चलिए देहरादून है, और इसके अलावा ये दून वाले क्षेत्र सारे कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ और कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो जरा देखिए। यहाँ पर 1970 सही नहीं होगा, 1975 भी सही नहीं है, 1980 भी सही नहीं है। इसका सही जवाब और एकदम राइट आंसर जो है 1973 है। 1973 के वर्ष में क्या किया गया था मेरे मित्रों? चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, जिनका निधन हो चुका। सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों से ऐसा हुआ। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुगुणा,
तो ध्यान रखिएगा, आपको नाम याद होगा राजस्थान का खेजरली आंदोलन। वो राजस्थान का ऐसा आंदोलन, खेजरली आंदोलन से पहले भी राजस्थान में इस प्रकार का एक आंदोलन जोधपुर रियासत में ही हो चुका था। तो यहाँ पर 1973 में, और चिपको जो है वो हिंदी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है गले लगना। तो पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली जो हमारी राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई है, उसके नेतृत्व में इस प्रकार का काम किया गया। और आज भी जोधपुर में वृक्ष मेला आयोजित होता है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो पर्यावरण रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय जो है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, जहां पर 20 और 9 यानी 29 नियमों का वो लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। उसमें पेड़ों की रक्षा करना और जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, इस प्रकार के 29 नियम वो लोग मानते हैं, उनमें पेड़ों की रक्षा करने वाला वो काम बखूबी करते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल, 26 मार्च को दुनिया भर में अर्थ ओवर डे मनाया गया, अर्थ ओवर डे मनाया गया। और आपसे पूछा गया है कि जो मार्च माह के अंतिम शनिवार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। देखिए 26 मार्च को तो इस बार मनाया गया, जरूरी नहीं हर बार 26 मार्च ही आए, लेकिन ये फिक्स है कि मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उस शनिवार को ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपको बताना है इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी, सेव आवर फ्यूचर, सेव आवर फ्यूचर, सेव आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें लिखा तो हालांकि सेव आवर फ्यूचर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको सही वो लिखना चाह रहा था सेव आवर फ्यूचर। तो जरा इसको और देख लीजिएगा, सेव आवर फ्यूचर का मतलब है हमारे भविष्य को एक आकार दीजिए। तो यही मैं करता हूं अभी आपके सामने, सेव आवर फ्यूचर जो है यानी हमारे भविष्य को एक क्या करिए, एक निश्चित आकार प्रदान करिए, एक निश्चित आकार देने की कोशिश करिए। सेव का मतलब तो होता है बचाना, रक्षा करना, लेकिन सेव का मतलब होता है उसको आकार देना। तो हमारे भविष्य को एक क्या करना है, आकार देना है। तो सेव आवर फ्यूचर जो है वो इसकी थीम है। इस बार की वर्ष 2022 की थीम अर्थ ओवर डे की कौन सी है, ये वाली। 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक जो है वो इस प्रकार सभी घरों की लाइटें दुनिया भर में बंद कर दी जाती है, और ये इस ब्रेक को ही हम क्या कहते हैं, अर्थ ओवर डे के नाम से जानते हैं। तो चलिए मेरे मित्रों आगे बढ़ते हैं, और अगली बात क्या है आपके सामने जरा देखिए। मित्रों यहाँ तक मैंने करंट अफेयर्स के सवाल आपके सामने रखे। अब मैं राजस्थान के नहीं, भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी पर मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपने नाम सुना होगा एलन एक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का नाम सुना होगा। ऑक्टेवियन ह्यूम उसे कहा जाता है, ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये इसका नाम है, ऑक्टेवियन ह्यूम, यहाँ पर लिखा है ह्यूम। ये A.O. ह्यूम हम शॉर्ट में इसे जानते हैं। इन्होंने कांग्रेस की 1885 में क्या की थी, स्थापना की थी, जो 1885 में इसकी स्थापना। सबसे पहले आप लोगों को ये बात मालूम होगी, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसे ही कांग्रेस कहा गया। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, A.O. ह्यूम के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके क्या बनाए गए, WC बनर्जी उसे शॉर्ट में कहते हैं। उनको 1800 कब, यहाँ पर ये 85 लिखा हुआ है, 1885 का पहला अधिवेशन जो हुआ था उस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो कि प्रथम ईसाई थे। और प्रथम अधिवेशन में जो है वो 72 लोगों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ आयोजन हुआ था इसका, मुंबई में। पहले इसका आयोजन पुणे में होना था, लेकिन प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से इसका आयोजन कहाँ कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना कोमा है फिर याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया, यानी किसने कहा कि भाई कांग्रेस जो है वो प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने वाली ये क्या है, संस्था है। तो ये कहा था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो है, जो गर्म दल के नेताओं में बाल गंगाधर तिलक का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से बाल गंगाधर तिलक का नाम आप सब लोग याद रख लोगे। दोबारा बताता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के प्रयासों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। ये सवाल आसान लग रहे हैं लेकिन परीक्षाओं में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में। पहले होना का था पुणे में, लेकिन प्लेग की बीमारी की वजह से इसका आयोजन हो नहीं पाया।
तो मैं आपके सामने ये छोटे से एक मैप के माध्यम से इसके जो अधिवेशन, शुरुआती अधिवेशन है जिस पर परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए आपका मुंबई है, यहाँ एम लिख देता हूँ। इस मुंबई में 1885 में पहला अधिवेशन जो है वो क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। और WC बनर्जी जो है, कौन है भैया, WC बनर्जी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। WC बनर्जी जो हैं इसके पहले अध्यक्ष रहे। WC बनर्जी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था ये। और WC बनर्जी जो हैं वो पहले ईसाई इसकी अध्यक्षता करने वाले। इसके बाद ये सम्मेलन चला गया कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। और कलकत्ता जो है यहाँ पर 1886 में इसका आयोजन किया गया। और इस समय दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई क्या है, नौरोजी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद ये अध्यक्षता का प्रोग्राम आ गया नीचे। और नीचे कहाँ पर आया, तो आपको पता होगा मद्रास उस समय हुआ करती थी एक प्रेसिडेंसी। और मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जो है, बदरुद्दीन तैयब जो हैं ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये बात है 1887 की। कब की, 1887। 1887 से सीधे चले जाते हैं हम इलाहाबाद। कहाँ चले जाते हैं भैया, इलाहाबाद चले जाते हैं, आजकल जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। वहाँ 88 में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन किया गया। और जॉर्ज यूल जो हैं, कौन है भैया, जॉर्ज यूल, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज यूल, इन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये सारे क्रम से आपको याद होने चाहिए, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में सवाल आते हैं। अगली पॉइंट देखते हैं क्या है। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ने तो लोगों द्वारा प्रेरित था। यानी कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचनीय और योजनाबद्ध किया गया। यहाँ शौचालय ये गलती से छप गया मेरे दोस्तों, तो मैं इस पूरी लाइन को बोल देता हूँ आपके सामने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ऐसा है, ठीक है, योजनाबद्ध किया गया था। तो ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां जो है, अहमद खां, इनके द्वारा ऐसा कहा गया था। अगला सवाल है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अभी अभी आपको बताया है, बदरुद्दीन तैयब जो हैं, बदरुद्दीन तैयब, पहला मुंबई में, उसके बाद कलकत्ता में, और फिर 85, 86, 87 का जो है, 87 का वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो मद्रास में, जहाँ बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद जो है, कहाँ पर, इलाहाबाद में किसने की थी, अंग्रेज जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी। अंग्रेज जॉर्ज यूल जो है, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके बाद है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे की। और दूसरा कब हुआ, 86 में। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और आयोजन कहाँ पर हुआ, तो कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसके द्वारा कहा गया था। किसने कहा कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जो है, लाजपत राय, उन्होंने ये बात कही थी। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज बताया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, मैंने ये आधुनिक इतिहास से लिया, अब प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ सवाल मैंने और लिए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। चंद्रगुप्त आए हुए सवाल हैं, हालांकि सारे ही पहले से। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सेल्यूकस निकेटर किस स्थान का राजा था। आपको पता है सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत ने के इस चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य का नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने इसको तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। तो सीरिया और बेबीलोन का जो शासक था, ठीक है, वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। और जिसने सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ये सीरिया का और बेबीलोन का क्या था, शासक था। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई बार परीक्षा में सीधी पूछी जाती है कि मुद्रा राक्षस जो है किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो वृषल कहा गया है। इसके बाद है, बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार भैया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है जिनमें उसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। यानी किन स्रोतों में हमें सेंड्रोकोटस नाम की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो यूनानी जो इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार जो हैं वो इन्हें सेंड्रोकोटस कहते हैं। यूनानी इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार,
उन इतिहासकारों ने क्या कहा है, जो सेंड्रोपोटस नाम जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया वह व्यक्ति कौन है, वह चंद्रगुप्त मौर्य ही बताया गया है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी था। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में स्वर्ण बेलगोला चला गया। स्वर्ण बेलगोला कहाँ पर है भैया, ये वर्तमान कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला यहाँ पर कर्नाटक चला गया। और कर्नाटक जाकर इसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया, यह आपको बताना है। तो आपको पता होगा इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया। भद्रबाहु के प्रयासों से, भद्रबाहु का नाम भी आपने खूब सुना होगा, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक जैन धर्म। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो क्या है, जैन धर्म इसका एकदम राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगली बात करते हैं। भद्रबाहु के प्रयासों से, भद्रबाहु के साथ ही कहाँ गए थे, ये कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला गए थे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, भद्रबाहु जो है इनके साथ कहाँ गए, स्वर्ण बेलगोला चले गए और वहां जाकर ही अपना अंतिम जीवन वहीं बिताया था इन्होंने, और जैन धर्म को इन्होंने क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, वह जैन भिक्षु कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत स्वर्ण बेलगोला गया था। तो यही पूछा है कि वह जैन भिक्षु कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत के स्वर्ण बेलगोला गया था। तो उसका नाम ही भद्रबाहु था। उसका नाम क्या था, भद्रबाहु नाम था। भद्रबाहु के साथ ही स्वर्ण बेलगोला की यात्रा की और लास्ट में वहीं रहे और अपना जीवन का अंतिम समय वहीं बिताया और क्या हो गए, जैनी हो गए। तो जैन धर्म को उन्होंने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, ए ऑप्शन इसका राइट है, भद्रबाहु इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोंद डाला। ठीक है, रोंद डाला है, ये रोंद डाला, यह बात किसने कही थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोंद डाला, यह बात किसने की, विलियम जोस, प्लूटारक, एपियानस और डाइमेकस। तो ये बात कही थी प्लूटारक ने। क्या कही थी, प्लूटारक जो है, इस प्लूटारक के द्वारा ये कहा गया था कि 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत जो है, 6 लाख सैनिकों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोंद डाला। ये बात किसके द्वारा कही गई, प्लूटारक के द्वारा कही गई। तो मेरे मित्रों, ये कुछ बातें जो आपके सामने मैंने रखी है और आप इन सभी बातों को तैयार करिएगा। तो लगातार परीक्षाओं के लिए बने रहिए इसी क्लास के साथ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।